Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सब्सटेंसेस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो वो एसिड होगा या बेस होगा। अगर दोनों भी नहीं है तो वो होगा सॉल्ट। ठीक है गाइस, और साथ में हमने एक टेबल भी स्टडी किया था। इस टेबल में हमने सारे सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, और वो 3 कैटेगरी कौन सी थी? एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि अगर कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पर उसमें H पॉजिटिव मिलता है तो उसे कहते हैं एसिडिक, यानी कि वो कंपाउंड जो है वो एसिड होगा। फिर हमने देखा था किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पर अगर OH नेगेटिव मिलता है तो वो जो कंपाउंड है वो बेसिक होगा, राइट। और हमने ये भी देखा था कि अगर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पर H पॉजिटिव भी ना मिले, OH नेगेटिव भी ना मिले, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। रिकैपिचुलेशन मतलब थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, The molecules of an ionic compound has 2 constituents, namely cation and anion। देखिए, अब जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले तो कंपाउंड क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। लास्ट जो चैप्टर है उसमें भी हमने पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे छोटा जो पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का वो होता है एटम। ठीक है, जब बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलते हैं तो उससे फॉर्म हो जाता है एलिमेंट, और जब एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ आके मिलते हैं तो उससे फॉर्म हो जाता है कंपाउंड। ठीक है गाइस, तो कंपाउंड इसको कहते हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आयन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आयन या फिर रेडिकल दोनों ही सेम बात है। अभी के लिए आप दोनों को सेम कंसिडर कीजिए। तो आयन और रेडिकल क्या होता है? जिस पे भी चार्ज आपको दिख जाए वो हो जाएगा आयन। जैसे Na का मतलब होता है सोडियम, लेकिन मैं अगर सोडियम पे पॉजिटिव डाल दूं ऊपर तो ये हो गया आयन। ठीक है, सिर्फ अगर मैं Na लिखती हूँ तो वो हो जाएगा एलिमेंट, लेकिन उसके ऊपर चार्ज भी लगा दिया मैंने, पॉजिटिव लगा दिया तो वो हो जाएगा आयन। जैसे सिर्फ मैंने Cl लिखा यानी क्लोरीन तो ये हो गया एलिमेंट, लेकिन क्लोरीन के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया तो ये हो गया आयन। आयन को ही रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चार्जेस है या जो आयन्स है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो पॉजिटिव आयन होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Na पॉजिटिव या H पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव आयन। या फिर दूसरा टाइप का क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। नेगेटिव आयन यानी जैसे Cl नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, जिसके ऊपर माइनस है वो हो जाएगा नेगेटिव आयन। अब मैंने आपको और एक चीज़ लास्ट लेक्चर में बताई थी, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये कि जिस भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, और जिस भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव यानी बेसिक रेडिकल, नेगेटिव चार्ज यानी एसिडिक रेडिकल। तो आयोनिक कंपाउंड जो है उसमें 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी जब हम आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलेगी। एक तो पॉजिटिव आयन मिलेगा और एक क्या मिलेगा? नेगेटिव आयन मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे NaCl है। NaCl को क्या कहते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, यानी कॉमन सॉल्ट जो हम घर में खाते हैं सॉल्ट। ठीक है, अब ये आयोनिक कंपाउंड है। हमें कैसे पता कि ये आयोनिक कंपाउंड है? वो ऐसे कि जब हम NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे बीच में से, तो क्या मिलेगा हमें? 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो पॉजिटिव आयन यानी Na पॉजिटिव, और दूसरा मिलेगा हमको Cl माइनस यानी नेगेटिव आयन। तो किसी कंपाउंड को ब्रेक करने पर हमें आयन्स मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन मिल रहा है और दूसरा नेगेटिव आयन मिल रहा है। इसीलिए ये जो कंपाउंड है NaCl ये है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली क्या बता दिया आपको? आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बता दी कि एक कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने पर हमें उसमें से आयन्स मिल रहे हैं तो वो जो कंपाउंड है वो हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड। There is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged and that is called the ionic bond।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर दो चार्जेस अलग अलग हमें मिल रहे हैं तो आपने सुना होगा कि जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस यानी दोनों अलग अलग चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमने जब NaCl को ब्रेक डाउन किया तो हमें क्या मिला, एक Na पॉजिटिव मिला और दूसरा Cl नेगेटिव मिला। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस है, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वापस क्या मिल जाएगा, NaCl ही बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, राइट, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो ये जो बीच में इनका एक बॉन्ड बनता है उसे बॉन्ड को कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, उस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, बांधना किसी चीज़ को। ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बांधना। तो वैसे ही ये दोनों चार्जेस की मदद से एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं और इसीलिए उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको समझाया भी गया है, तो हम धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। द force of attraction between one positive charge on a cation and one negative charge on an anion makes one ionic bond। ठीक है गाइस, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे और एक नेगेटिव चार्ज है एनायन पे, एनायन का मतलब ही होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और कैटायन का मतलब होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों जब पास पास में आएंगे तो क्या बन जाएगा, वन आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा, वन आयोनिक बॉन्ड। अगर वैसे ही दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो नेगेटिव चार्ज हैं, ये दोनों अगर पास में आ जाएंगे तो कितने आयोनिक बॉन्ड बनेंगे, ऑफ कोर्स टू आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। तो बस यही समझाना चाहते हैं आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाइल स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी we have learned that there is a natural tendency of any body to change from an electrically charged state into a electrically neutral state। अब यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज स्टेट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया Na ये हो गया सोडियम, लेकिन एक अगर मैं लिख दूं Na पॉजिटिव तो ये हो गया सोडियम का आयन। ठीक है, तो सोडियम ये ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सोचिए। ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज है, किसी भी बॉडी पर चार्ज है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये ढूंढेगा, ये किसको ढूंढेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, फिर उसके पास में जाके अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। या इसके पास में कोई और चार्ज आ गया, मानो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या करेगा, ये इससे रिपेल करेगा, यानी उससे दूर भागना शुरू कर देगा। तो ऐसे चार्ज वाले जो भी ये चीज़ें हैं वो हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, इसीलिए जो आयंस होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी बॉडी को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, कि उस पर चार्ज ना रहे। वाई देन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली बैलेंस दैट इज न्यूट्रल एटम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर Na पॉजिटिव स्टेबल ही नहीं है तो ये बनता ही क्यों है ना। NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये तो स्टेबल है ही नहीं, तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये बनेगा ही क्यों जब वो स्टेबल नहीं है। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम। लेट अस सी वन अगेन हाउ द सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स फॉर्म द Na+ एंड Cl नेगेटिव, एज अ रिजल्ट हाउ द NaCl सॉल्ट इज फॉर्म। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इस डायग्राम में दिया गया। अब यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा उसको आप भूल जाइए, मतलब इस वाले पैराग्राफ को, क्योंकि हम इसको अभी एक्सप्लेन करके अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है सोडियम एटम, दिख रहा है आपको यहाँ पे एटम सोडियम का। तो सोडियम के ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा 281, ये जो है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको 4th चैप्टर में बताया था। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम,
उसके लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि आपको 1 से 20 तक सारे एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। अगर आपको 1 से 30 तक याद है तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट 1 से 20 तक आपको लर्न होने ही चाहिए। आपको ये कहीं भी मिल जाएंगे, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, और आपको लर्न होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। अब 11 अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। अब सोडियम के बीच में क्या रहेगा? सोडियम एटम के बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। फिर उसके बाहर जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी के जो ऑर्बिट्स है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते जाते हैं। तो सोडियम का ये रहा सेकेंड ऑर्बिट, इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड ऑर्बिट में भी कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो ऑक्टेट रूल है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो एटम जो है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11। अब आप गिनिए कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हो गए 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हो गए? 8 + 2, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए हमने? 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सोडियम है इसके बाहर के ऑर्बिट में, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। मतलब ये स्टेबल हुआ क्या? बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसके ऑर्बिट में कितना है? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम स्टेबल नहीं है। तो अब ये सोडियम करेगा क्या? ये सोडियम अपना बाहर का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर फेंक देगा, ठीक है, बाहर फेंक देगा, किसी और एटम को दे देगा, और खुद क्या हो जाएगा? खुद स्टेबल हो जाएगा। अगर सोडियम ने Na ने ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फेंक दिया तो बचेगा कितना? बचेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया तो बचा सिर्फ Na पॉजिटिव। अब Na से क्या बन गया? ये Na पॉजिटिव बन गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, मुझे बताइए आप। हम जब एटम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब एक फैक्ट कि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अगर कहा कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सोडियम में प्रोटॉन भी कितने हो गए? 11 हो गए, राइट। लेकिन सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर फेंक दिया तो बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। लेकिन भैया इसके अंदर प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 है, प्रोटॉन्स तो अभी भी इसके अंदर 11 है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, और प्रोटॉन ज़्यादा यानी पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा, इसीलिए सोडियम पे क्या लिख दिया हमने? एक पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ गया। अब वैसे ही क्लोरीन के लिए थोड़ा सा समझते हैं। क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17, ठीक है, 17 होता है। तो फिर से हम इसको अरेंज करेंगे। क्लोरीन का बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस। फिर बाहर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके भी बाहर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और उसके बाहर के ऑर्बिट में कितने आएंगे आप सोचिए? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यहाँ पे हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए हैं, बच गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो हम ड्रॉ करेंगे बाहर के ऑर्बिट में, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच लेगा, किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, वही सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपने ऑर्बिट में बिठा दिया। ठीक है, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, तो क्लोरीन में प्रोटॉन्स भी कितने हो गए? 17। लेकिन क्लोरीन ने क्या किया? थोड़ी गड़बड़ कर दी। क्लोरीन ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 ही बच गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यानी एक नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा, तो इसीलिए क्लोरीन पे आ गया माइनस का चार्ज। तो समझ गया आपको कि सोडियम पे प्लस क्यों आया और क्लोरीन पे माइनस क्यों आया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोडियम पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो ये प्लस माइनस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फिगर में देखिए, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि ये सोडियम बाद में प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है, इसीलिए सोडियम और क्लोरीन फिर एक साथ मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ऐसे बनता है एक आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बनता है एक आयोनिक बॉन्ड, और सोडियम क्लोरीन एक साथ हैं, इसीलिए बन गया NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आई है फिर से, तो जितना भी आयोनिक बॉन्ड का मैंने ये डायग्राम समझाया, उसको आप एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एकदम फिट हो जाए ब्रेन में। हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एंड द क्लोरीन एटम्स इज नॉट अ कंप्लीट ऑक्टेट, हाउएवर आउटरमोस्ट शेल इन बोथ द Na+ एंड Cl- आयंस इज अ कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब सोडियम की हम बात कर रहे थे, तो सोडियम में क्या था? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 281, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि Na+ में देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो स्टेबल कौन सा होगा? Na+। Cl में भी देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, लेकिन Cl- में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आयंस फॉर्म करने के बाद क्या हो रहा है? वो लोग स्टेबल हो जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? आयंस को फॉर्म करते हैं, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी? वो Na का Na ही रहता और क्लोरीन में Cl का Cl ही रह जाता, थोड़ी ना Cl- होता। तो ये क्यों आयंस फॉर्म कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद अ कंप्लीट ऑक्टेट इंडिकेट्स अ स्टेबल स्टेट. Further, an ionic bond is formed between the oppositely charged Na positive and Cl negative ions, and therefore an ionic compound NaCl having very high stability is formed. तो ऐसे एक ionic bond फॉर्म होता है, और जो NaCl फॉर्म हुआ है हमारा यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये स्टेबल है और इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा टोटल था आयोनिक बॉन्ड पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय। Muska, Mickey, Miska, Muska.